सियासत में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनके जो खामोश रहे तो खबरों में रहते हैं, और जब उनमें हरकत होती है तो भी वो खबरों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं पिछले 40 साल में जिसमें जो किसी पार्टी के मुखिया नहीं रहे, मगर जिस पार्टी में रहे उस पार्टी को ये कहा जाता था कि यही चला रहे। मैं बात कर रहा हूं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, जो बहुजन समाज पार्टी में रहने के वक्त एक वक्त ऐसा था जब कहा जाता था कि मायावती के सबसे भरोसेमंद नेता हैं, पूरी पार्टी पे उनका कमांड है, और नंबर 2 की बात की जाती थी। हालांकि बहुत खटास हुई, कुछ बहुत टेप्स वायरल हुए जिसमें मायावती और नसीमुद्दीन जी की बातचीत थी, और उसके बाद फिर पार्टी से निकाले गए। ये इनका कहना है कि हमने पार्टी छोड़ दी। एक उम्मीद लेके कांग्रेस में गए, बड़े नेताओं से बात हुई, राहुल गांधी से बात हुई, गुलाम नबी आज़ाद से बात हुई, मगर कांग्रेस में जो वक्त गुजरा करीबन 10 साल का, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए अच्छा वक्त नहीं था। वो मानते थे, वो चाहते थे कि एक उनको काम करना मौका मिले, मगर पार्टी ने शायद वो नहीं दिया, और उससे परेशान होकर फिलहाल उन्होंने फैसला किया समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का। और जिस दिन से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा की, उस दिन से उत्तर प्रदेश के सियासत की खबरों में नसीमुद्दीन ही बने हुए हैं। ये जर्नी, सोच और आगे का रास्ता, तो आज बात करने हम आए हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से हम बात करना चाहते हैं तफसील से उनकी सोच को लेके, ना कि सिर्फ एक सवाल और जवाब। बहुत स्वागत है आपका नसीमुद्दीन साहब। बात की शुरुआत थोड़ा पीछे से करेंगे हम, और जाहिर सी बात है कि आपका इतना लंबा पॉलिटिकल एक जर्नी रहा है। आप पॉलिटिकल जर्नी आपने शुरू की और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ी मुकाम पे, बड़े इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे आप पहुँचे। मेरा सवाल ये नहीं है, वो पॉलिटिकल जर्नी तो आपकी मेहनत की है, कांशीराम जी के साथ आपने काम किया और मायावती जी के साथ भी काम किया। फ़र्क दोनों की सियासत में क्या है? और ये सवाल इसलिए मौजूद हो गया कि बहन जी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आने के बाद, सबसे बड़ा पावर उनको मिलने के बाद, वो लगातार फिसलती थी। तो कांशीराम जी ने जो बुनियाद रखी थी मजबूत, तो वो काम करने के सलीके का क्या फ़र्क है? देखिए, कांशीराम साहब के बारे में बता दूं, और आगे तो मैं क्या कहूँगा वो भी आप सुन लेंगे। कांशीराम साहब महापुरुष थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी क्लास 1 की, शादी नहीं की, और तय किया कि आज के बाद 1 रुपया का बैंक बैलेंस नहीं बनाऊंगा, 1 रुपये की प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा, जो भी करूंगा दबे कुचले समाज के लिए करूंगा। उसी की वजह से हमारी सरकारें बनी। बाद में क्यों हुआ, क्या हुआ, ये इस वक्त जो जिम्मेदार लोग हैं बहुजन समाज पार्टी में, उनको समीक्षा करना चाहिए, उनको मंथन करना चाहिए, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो वहाँ से हटे हुए 10 साल हो गए। मैं अब इसके बारे में क्यों सोचूं? मगर एक वक्त ऐसा आया कि, और वो आपकी टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बहुत करीब से जानते हैं, एक वक्त ऐसा आया कि बहुजन समाज पार्टी के जितने महत्वपूर्ण नेता थे वो सब पार्टी छोड़ते चले गए। छोड़ के गए या निकाले गए, ये पता कीजिए पहले। और किसने, किसकी वजह से गए? ये बहन जी की वजह से नहीं गए। तो आपका इशारा नाम मत नहीं लेना चाहता हूँ। एक आदमी ने सबको बाहर कर दिया, एक आदमी, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, चाहे वो क्षत्रिय क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे बैकवर्ड क्यों ना, चाहे दलित क्यों ना हो, बारी बारी से सबको बाहर कर दिया। तो जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था बहन जी के साथ चुनाव में, और बहुत अखिलेश यादव ने तो बड़ा रिस्पेक्ट दिया उनको, उस चुनाव के नतीजे भी आए, और उसके बाद वो बहन जी ने वो गठबंधन चुनावी नतीजों के बाद तोड़ दिया।
और आप कांग्रेस में थे उस वक्त। तो जब वो गठबंधन टूटा तो अखिलेश यादव की जितनी राजनीति को हमने पढ़ा उसके हिसाब से वो उसी फार्मूले को स्ट्रांग कर रहे थे जो दलित और मुस्लिम समाज इकट्ठा हो रहा था गांव के ऊपर। तमाम परिवर्तन भी समाजवादी पार्टी में आए। अब आपके आने के बाद वो कॉम्बिनेशन संगठनात्मक रूप से कितना मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि आप संगठन के आदमी हैं। देखिए, इस संबंध में मेरी आज ही बात हुई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं हुई है, जिम्मेदार लोगों से बात हुई है। थोड़ा मुझे कुछ दिन काम करने दीजिए, अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, 2 दिन का पूरा टाइम नहीं हो पाया, अभी 48 घंटे नहीं हुए हैं। मगर वो हलचल बहुत बड़ी हो गई। आपके समाजवादी पार्टी में आने की जो हलचल हुई है उसने पूरे यूपी की सियासत में एक मतलब उबाल तो ला ही दिया है। अब ये आप लोगों का सोचने का नज़रिया है, क्या है। मैं कोई हलचल नहीं पैदा करना चाहता हूँ। मैंने कभी भी मीडिया के सामने या किसी के सामने बढ़ चढ़ के ये नहीं कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। मैं चुपचाप अपना काम करता हूँ और वही करूँगा। अच्छा नसीमुद्दीन साहब, एक सवाल बड़ा आज की सियासत में, पिछले 10 साल में जो बीजेपी जितनी एग्रेसिव हुई है, जितनी स्ट्रांग हुई है, मुस्लिम समाज निश्चित तौर पर बहुत पीड़ित भी हुआ है, बहुत दबाव में भी रहा है, और एक ऐसा माहौल बन गया है कि मुसलमानों के हक हकूक़ की बात करने वाले को वो तुरंत पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बीजेपी दूसरे तरीके से ट्विस्ट कर देती है। ऐसे में इस कौम की सियासत, जितनी सियासी रहनुमाई कह लीजिए, रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए, जितना पीछे गया है, तो समाज किस तरह से सोचता है? क्योंकि आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुसलमानों के नेता हैं, मगर आपके कनेक्शंस अच्छे रहे हैं बिरादरी में, तो वो पॉलिटिकल सोच आपके लिहाज से क्या बन रही है? सब्र, कितना सब्र? देखिए, अकेले कोई कौम सियासत में कामयाब नहीं हो सकती। अगर हम अगर मैं करता नहीं हूँ, जी, लेकिन अगर हम सिर्फ मुस्लिम की सियासत करें तो क्या हम अकेले मुसलमानों पे पॉलिटिक्स में कामयाब हो जाएंगे? इसीलिए तो पीडीए बनाया गया। आपने कहा मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हुई, बिल्कुल, और हो रही है। फिरका प्रताकतें बराबर सरकार के इशारे पे कर रही हैं। मॉब लिंचिंग के नाम पे दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया। मुसलमानों ने, और दूसरे अल्पसंख्यक भी हैं, उन्होंने गाय पालना बंद कर दी। इसके बाद क्या हुआ? शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ बड़े पैमाने पे जुल्म ज्यादती हुई। अभी बेरठ में एक माँ बेटी के साथ क्या हुआ है, थोड़ा पता कीजिए। सीतापुर में नाबालिग बेटी की इज्जत लूट ली गई। सोनभद्र में क्या हुआ है, महोबा में क्या हुआ? सिर्फ गलती उसकी ये थी कि वो अपने दूल्हा जो है घोड़े पे बैठ रहा था। किसने किया, पता लगाइए। हाथरस में क्या हुआ था। इसके बाद पिछड़ों के साथ क्या हुआ, एक का नाम नहीं, पिछड़ों के साथ क्या हुआ? बद से बदतर हालत बना दी गई। अब क्या है, अब शंकराचार्यों का नंबर लग गया। होता क्या है कि जब मुसलमान पिटता है तो बाकी देखते हैं, हमें क्या मतलब है यार, पिटने दो। और जब दलित पिटता है तो मुसलमान कहता है हमें क्या मतलब है यार, पिटने दो। और जब ओबीसी पिटता है तो मुस्लिम और दलित कहते हैं पिटने दो यार, हमें क्या मतलब है। आज शंकराचार्य जी की अपमान का नौबत आ गया। बारी बारी से पर्दे से झांक करके देखते हैं कि पिट रहे हैं। और आप जानते हैं कि पर्दे को उर्दू में कहते हैं चिलमन। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इस पर। जी जी बिल्कुल। कि कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांकें। ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट मुसलमान और अपर कास्ट जो पिट रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांकें, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई देश बर्बाद हो जाएगा, देश टूट जाएगा अगर भाईचारा खत्म होगा। क्या हिंदू मुस्लिम इससे पहले नहीं रहते? 2014 से पहले क्या मंदिर मस्जिद 2014 से पहले नहीं थे?
आज क्यों खाई पैदा की जा रही है? सीधा सा मैं कह दूं, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ खड़े हुए रंजीत जी, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। क्या बात है, हमें बहुत। भारत को टूटने नहीं देना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी। तो यहाँ से एक छोटा सा सवाल, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी 10 साल लगभग उनका कार्यकाल होने जा रहा है। योगी की राजनीति इसके लिए, इस हालात के लिए योगी जी को बतौर चीफ मिनिस्टर आप क्या कहेंगे? देखिए, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, कहीं भी अगर किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती होती है तो सवालिया निशान सरकार के ऊपर उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं, उठाए जाते रहेंगे। बॉर्डर पे 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे रहे, जाड़ा गर्मी बरसात बैठे रहे, रास्ते में कीले गाड़ दिए गए, पानी की बौछारें मारी गई, 731 किसान मर गए। जब समाजवादी पार्टी ने विरोध किया तो कहते ये काला कानून है, हमने वापस ले लिया। अरे भाई, वो जो 731 मर गए हैं उसका हत्यारा कौन है ये भी तो बता दो। अगर काला कानून वापस लेना था तो लाए क्यों थे? इसका जिम्मेदार कौन है? आप किसको मानते हैं? आप कहीं ना कहीं सरकार है ना, ये कानून तो सरकार लाई थी ना। हम सरकार में होंगे तो हमको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और जब हम थे हमको खड़ा किया गया, और जो सरकार है, सरकार में है, वो जवाब देंगे। आज घटनाएं घट रही हैं, आज घटनाएं घट रही हैं। जवाब देने मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी आएंगे, कि राम मनोहर लोहिया जी आएंगे, कि डॉक्टर अंबेडकर और मानवर कांशीराम साहब आएंगे। जवाब सरकार को देना होगा। आप पीछे नहीं भाग सकते कि आपकी सरकार में ऐसा हुआ। जवाबदेही सरकार की है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आएंगे। तो ये तो आजकल ट्रेंड हो गया है कि सरकार सवाल के बदले सवाल करती है। इसीलिए तो हम गर्त पे जा रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं। तो चलिए, अब एक बस आखिर तक हम चल रहे हैं। एक 2 फोर्सेस यूपी में नई आई, एक चंद्रशेखर, आपने उनकी सियासत को आपके सामने से देख रहे हैं आप उनको। जी, मेरे साथ उन्होंने काम किया है जी, बीएसपी में, मैं जानता हूँ चीज़ें। जी, तो वो आखिर वो है, और अभी ओवैसी साहब का जिक्र तो हो ही रहा है, चर्चा में है, क्यों है, कहाँ है, वजह क्या है, वो सबको पता है। तो ये यूपी में आप इस तरह की सियासत का इस दौर में, जबकि आमने सामने की लड़ाई चल रही है, आप क्या देखते हैं कि ये लोग की राजनीति कैसे प्रभावित करेगी आपकी राजनीति को? ना हम उनकी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, ना वो हमारी राजनीति को प्रभावित कर लेकिन वोटर तो एक ही है ना साहब। मेरी बात सुन लीजिए, क्या आज बनी है पार्टी आज़ाद समाज पार्टी? MIM आज ही बनी है। इसके साथ साथ लगभग 150 पार्टियां हैं। पार्टियां बनती रही, आज पीस पार्टी भी है, आप कहते वो भी आपको प्रभावित करेगी। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी, आप कहते वो भी आपको प्रभावित करेगी। पल्लवी पटेल जी की पार्टी, आप वो भी प्रभावित करेगी। 150 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। आप 2 का नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आप जैसा नेता आया है, जिसके साथ अब आपने नाम दिलाया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आपने नाम और लिए, ये सब आपके सियासत में, सोनालाल पटेल जी आपके साथ काम कर चुके हैं। तो क्या अब जब चुनाव करीब आने जा रहे हैं तो आपकी कोशिश होगी इन सबको एक छाते में लाने की? ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। हम अगर बतौर नेता नहीं, आप नहीं, उनको कह सकते हैं। हम अपनी बात उनसे रखेंगे जी। अब आपने ये कहा कि इतनी सारी पार्टियां, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ जी, 2 बार एशियाड खेला जी, जी, और डिफेंस में सर्विस करता था। जी, जो मैं गेम खेलता था मैं समझाऊंगा, आप नहीं समझ पाएंगे। ये मैदान जो है, मान लीजिए फुटबॉल का मैदान है। जी, 11 खिलाड़ी इधर खड़े हैं, 11 खिलाड़ी इधर खड़े हैं, और 11 में एक मैं भी हूँ। गेंद मेरे पास मिली और उन 11 खिलाड़ियों को काट करके अगर मैं गेंद को गोल में डालता हूं तो मैं खिलाड़ी।
और सामने अगर मैदान साफ है, कोई है ही नहीं, और फिर मैं गेंद को गोल में डालता हूँ, तो खिलाड़ी कहे कि तो अनाड़ी भी गेंद को गोल में डाल देगा। हम एक अच्छे खिलाड़ी थे और तहजीब के दायरे में रह करके, अनुशासन के दायरे में रह करके अच्छे खिलाड़ी ही रहना चाहते हैं। तो इस वक्त जो सियासत का मैदान बना हुआ है, आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने उस खिलाड़ी वाले कौशल को किस तरह से लाते हैं। समाजवादी पार्टी में आने के बाद जितनी जगह, जितनी तवज्जो, जितना स्पेस मिल रहा है, तो वो है। अच्छा, आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी, आपको वक्त है, कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी में लंबे समय तक रहने के बाद कांग्रेस में गए, कांग्रेस में उनके अपने शिकवा शिकायतें, 10 साल में उनको वक्त जब जगह नहीं मिली, समाजवादी पार्टी में भी अगर ऐसा किसी वजह से, मैं किसी बात नहीं करता, कि अगर किसी वक्त आपको लगे कि मेरी बात नहीं उस तरह से आ रही है जैसे मैं चाहता हूँ, तो आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। जब उम्मीद ख़त्म हो जाएगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद पे ही हूँ, और जो आज के हालात हैं, कोई महफूज नहीं, हर कोई चिढ़ा बैठा है। मैं कितना कामयाब होता हूँ या नाकामयाब होता हूँ, ये कोई गारंटी नहीं कि मैं कामयाब हो जाऊँ। हज़ारों खेल हमने हारे भी हैं और हज़ारों जीते भी हैं। जो खेलता है वही जीतता हारता है। लेकिन आज के जो हालात हैं, आपने योगी जी की बात कही है, मैं मोदी जी की, अमित शाह जी की बात कह दूँ। आज के हालात पे बस 2 बात कहते हुए मैं अपनी जगह लूँ, आप अपनी जगह लीजिए। चलना है, डॉक्टर के पास जाना है। कि दुनिया में कहीं ऐसी जो हालत है, दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल जी। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। क्या बात है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। बाकी शायद कुछ रह नहीं गए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नहीं, इतना ये मैं ले जाऊं? वक्त